एक पुराना घर। वृद्ध मुंशी जी अपने बेटे वंशीधर को इसी घर में नसीहत दे रहे थे। इस घर में मुंशी जी के साथ उनके बेटे बेटियां और परिवार के अन्य लोग भी रहते थे। वृद्ध मुंशी जी बेटे से कहते हैं, बेटा घर की दशा तो देख ही रहे हो, कर्ज से तपे हैं, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती ही जा रही हैं। अब तुम ही घर के अकेले मालिक हो। ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो, औहदा पद तो पीर की मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना। वंशीधर धैर्य से पिताजी से कहते हैं, पिताजी सत्य और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से नाम कमाना चाहता हूँ। वृद्ध मुंशी सिर पीटते हुए बेटे की इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं, पर कर ही क्या सकते थे। कहते हैं, पढ़ा लिखा सब अकारथ गया, खैर जाओ, किस्मत रही तो खूब कमाओगे। अपने बेटे को इस तरह की नसीहत घर वालों के सामने देते हुए विदा कर देते हैं। बेटा पिता का आशीर्वाद लेता है, उनके चरण स्पर्श करता है और अपने पद के लिए निकल लेता है। आप आगे सुन रहे हैं, ये मुंशी प्रेमचंद की कथा कहानी नमक का दरोगा है। वंशीधर पिता का आशीर्वाद लेता है। वंशीधर की बात करते हैं तो वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा का पद मिला था। जी हाँ, वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा का पद मिल गया था। यह वह समय था जब नमक का व्यापार गैर कानूनी था और इसमें रिश्वत की गुंजाइश बहुत होती थी। वंशीधर अपने पद को ज्वाइन करता है, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी करने पे अड़ जाता है। वंशीधर अपने पद से बहुत खुश था और इस ईमानदारी की नौकरी से उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे करके नौकरी आगे बढ़ती रहती है। फिर वह रात आती है। यमुना का किनारा था, रात का समय था। लहरों की आवाज़ और गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। वंशीधर सो रहे थे, अचानक उठ बैठते हैं। जी हाँ, गाड़ियों की गड़गड़ाहट से सोते हुए वंशीधर अचानक उठ बैठते हैं। यह गाड़ियों की गड़गड़ाहट कैसी है? आधी रात को गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जा रही हैं? दाल में कुछ काला है, ऐसा वंशीधर सोचने लगते हैं। गाड़ियों की गड़गड़ाहट ने उनकी नींद उड़ा दी थी। वंशीधर सिपाहियों से कहते हैं, चलो देखो वह गाड़ियाँ किसकी हैं। वंशीधर सिपाहियों से कहते हैं, चलो देखो वह गाड़ियाँ किसकी हैं। वंशीधर घाट पे पहुंचते हैं और गाड़ियों को रोकते हैं। वंशीधर घाट में पहुंचकर जब गाड़ियों को रोकते हैं और कहते हैं, किसकी गाड़ियाँ हैं ये? गाड़ीवान यानी कि जो गाड़ी चला रहा था कांपते हुए कहता है, दातागंज के पंडित जी अलोपीदीन की हैं। वंशीधर कहते हैं, अलोपीदीन? अलोपीदीन कौन? कोई वंशीधर को बताता है कि वे यहाँ के सबसे बड़े ज़मींदार हैं। वंशीधर पूछते हैं, इन गाड़ियों में क्या है? गाड़ीवान कहता है, नमक है हुजूर, नमक। वंशीधर, गाड़ियाँ यहीं रोको, यह गैर कानूनी है। पंडित अलोपीदीन जब ये खबर सुनते हैं तो वे अपने सजीले रथ पर सवार होकर आते हैं। पंडित अलोपीदीन जब ये खबर सुनते हैं कि उनकी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं तो वे अपने सजीले रथ पर सवार होकर आते हैं और बेफिक्र होकर मुस्कुराते हैं। अलोपीदीन कहते हैं, दरोगा जी व्यर्थ ही कष्ट किया, हम तो आपकी सेवा में आ ही रहे थे। इस रास्ते से गुजरे और घाट की देवता को भेंट न चढ़ाएं, ऐसा कैसे हो सकता था? वंशीधर कहते हैं, दरोगा जी व्यर्थ ही कष्ट किया, हम तो आपकी सेवा में आ ही रहे थे। इस रास्ते से गुजरे और घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, यह कैसे हो सकता है? वंशीधर लेकिन कड़क आवाज़ में अलोपीदीन से कहते हैं, मुझ पर आपकी लक्ष्मी का असर ना होगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो चंद रुपए के लिए अपना ईमान बेच दूँ। जमादार बदलू सिंह, इन्हें गिरफ्तार करो। अलोपीदीन हैरान होकर कहते हैं, 1000 रुपये लीजिए साहब और मामला यहीं रफा दफा कीजिए। वंशीधर कहते हैं, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे दोगे तो भी इस सच्चे रास्ते से मैं नहीं हटूंगा। अलोपीदीन 5000, 10,000, 20,000, 40,000। वंशीधर, बदलू सिंह, इन्हें हथकड़ी लगाओ। वंशीधर गुस्से में कहते हैं अपने सिपाही बदलू सिंह को कि इन्हें हथकड़ी लगाओ।
अलोपीदीन मूर्छित हो जाते हैं। मंच पर अदालत सजती है। मजिस्ट्रेट बैठे हैं। चारों तरफ अलोपीदीन के वकील और रसूखदार खड़े हैं। अगले दिन चारों तरफ शोर था कि न्याय के दरबार में लक्ष्मी की जीत होने वाली है। वंशीधर के पास केवल सत्य था, जबकि अलोपीदीन के पास धन की शक्ति थी। वकील कहते हैं हुजूर, पंडित अलोपीदीन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा छोटा काम नहीं कर सकते। दरोगा जी ने केवल अपने पद की गरिमा दिखाने के लिए इन्हें फंसाया है। वकील जी कहते हैं पंडित अलोपीदीन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा छोटा काम नहीं कर सकते। दरोगा जी ने केवल अपने पद की गरिमा दर्शाने के लिए इन्हें फंसाया है। मजिस्ट्रेट प्रमाणों के अभाव में पंडित अलोपीदीन को ससम्मान बरी कर देते हैं। मुंशी वंशीधर को चेतावनी दी जाती है और भविष्य में सावधानी से काम करने की सलाह दी जाती है। इस तरह से सत्य हार जाता है और लक्ष्मी जीत जाती है। इस तरह से सत्य हार जाता है और लक्ष्मी जीत जाती है। अलोपीदीन मुस्कुराते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। अलोपीदीन मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर निकलते हैं और वंशीधर अपमानित महसूस करते हैं। अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं और वंशीधर अपमानित महसूस करते हैं। वंशीधर बहुत परेशान थे और परेशानी की वजह से वो घर पहुंचते हैं। उनके पिता वृद्ध मुंशी जी काफ़ी गुस्से में थे। वृद्ध मुंशी कहते हैं, जी चाहता है कि अपना और तुम्हारा सर फोड़ लूं। हाथ आई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है भला? बड़े आए ईमानदार बनने वाले। वंशीधर, पिताजी, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। एक सप्ताह के भीतर ही वंशीधर की नौकरी भी चली जाती है। नौकरी से बर्खास्ती का परवाना मिल गया था। वे घर पर उदास बैठे रहने लगे। एक दिन ऐसे ही घर पे उदास बैठे बैठे वंशीधर परेशान बैठे हुए थे। पिता के तानों से भी परेशान थे। वंशीधर के घर के सामने अलोपीदीन की सजी हुई गाड़ी आकर रुकती है। वंशीधर और उनके पिता बाहर आते हैं। वृद्ध मुंशी जी चापलूसी करते हुए कहते हैं, महाराज, मेरा बेटा बड़ा नालायक है, उसे क्षमा करें। अलोपीदीन कहते हैं, नहीं मुंशी जी, ऐसा मत कहिए। कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण पुरुष हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। वंशीधर हैरानी से, पंडित जी, आप यहाँ? अलोपीदीन एक पत्र निकालते हैं। मैंने आपकी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। मैं अपनी सारी जायदाद का आपको स्थायी मैनेजर नियुक्त करता हूँ। 6,000 रुपये सालाना वेतन, बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त। कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। वंशीधर भावुक होकर, मुझ जैसा तुच्छ व्यक्ति में इतनी काबिलियत नहीं है पंडित जी। अलोपीदीन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे काबिलियत नहीं, वही नमक का दरोगा चाहिए जिसने उस रात मेरी बात नहीं मानी थी। वंशीधर कांपते हाथों से कागज़ पर हस्ताक्षर करते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की रचना नमक का दरोगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।